हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिहार के श्रम मंत्री जीवेश कुमार आज अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए श्रम मंत्री जीवेश कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो वहीं अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पिछले चुनाव में भी गठबंधन के साथ मैदान में थे, क्या हश्र हुआ। पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता ने सीएम योगी के नेतृत्व में किए गए विकास कार्य देखे हैं। उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश एक शक्ति प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। सपा और बसपा के शासनकाल में प्रदेश में अराजकता का माहौल था। बसपा की मायावती ने तो नारा देकर आई थी कि सपा के गुंडों को हटाने है, और जब मायावती सत्ता में आई तो हाथी वाले विनाशकारी भूमिका में आ गए। अब उनको किनारे करके भाजपा को चुना गया। जनता को योगी बाबा पर भरोसा है। वहीं कहा, बाबा ने 5 सालों में जिस तरह से सर्वांगीण प्रदेश का विकास किया, उस पर उत्तर प्रदेश की जनता मन से बाबा के समर्थन में है। प्रदेश की जनता ने एक बार फिर प्रदेश में कमल खिलाने का मन बना लिया है। उत्तर प्रदेश में केवल विकास चाहिए, अब प्रदेश में किसी भी तरह का विनाश नहीं चाहिए। जनता अब सपा या बसपा को प्रदेश की कमान सौंपने के मूड में नहीं है। अखिलेश यादव जी मैदान में पिछली बार भी थे और गठबंधन करके भी मैदान में थे। उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए विकास को देख रही है। उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक शांत प्रदेश के रूप में जाना जा रहा है। जरा याद करिए, सपाइयों के समय में उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी, जरा याद करिए। एक बार तो मायावती ये नारा देकर सत्ता में आई थी कि सपा के गुंडों के खिलाफ उनको हटाने के लिए हमको अवसर दीजिए, और जब मायावती सत्ता में आई तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ कि अब हाथी वाले लोग उत्तर प्रदेश के अंदर विनाशकारी भूमिका में आ गए, और उस सब को उत्तर प्रदेश की जनता किनारे करके भारतीय जनता पार्टी को चुनी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कल से हूं, मैं देख रहा हूं कि बाबा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भरोसा है। बाबा के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले 5 वर्षों में जिस प्रकार का सर्वांगीण विकास किया है, उत्तर प्रदेश की जनता मन से बाबा के समर्थन में है। उत्तर प्रदेश की जनता पुनः एक बार उत्तर प्रदेश के अंदर कमल खिलाने का मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश को अब केवल विकास चाहिए। उत्तर प्रदेश को अब किसी भी प्रकार का विनाश नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश किसी भी हालत में अब सपा को या बसपा को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपने के मूड में नहीं। डेन कंपनी के अधिकारियों ने केबल ऑपरेटरों को बैठक कर उत्कृष्ट काम करने वालों को हौसला अफजाई के लिए उनको सम्मानित भी किया। आज लखनऊ से डेन कंपनी के अधिकारी अयोध्या पहुंचकर एक स्थानीय होटल में केबल ऑपरेटरों को साथ बैठाकर उनकी समस्या जानी। उनकी तरफ से कहा गया कि डेन के सभी उपभोक्ताओं के पास कंपनी का नंबर होना चाहिए और ऑपरेटरों का नंबर होना चाहिए, जिससे उपभोक्ताओं को कोई भी समस्या आती है तो वह डेन कंपनी के लोगों से संपर्क कर सकें। लखनऊ से अयोध्या पहुंचे डेन कंपनी के अधिकारियों ने अयोध्या के केबल ऑपरेटरों से बात कर उनकी समस्याएं जानी और उत्कृष्ट काम करने वालों को सम्मानित भी किया। इस मौके पर मुख्य रूप से विजय श्रीवास्तव को अयोध्या के ऑपरेटरों की तरफ से उनका पक्ष रखा और उनकी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। सबसे उत्कृष्ट काम करने वाले और 1 नंबर पर विजय श्रीवास्तव रहे, जिनका डेन कंपनी के अधिकारियों ने शील्ड देकर उनको सम्मानित किया। अयोध्या में शुरू हुआ मैथिली सम्मेलन का आयोजन। जनक और अवध का होगा विशाल संगम। सांसद, विधायक और इतिहासकारों का होगा जमावड़ा। यह मैथिली सम्मेलन 22 और 23 तारीख को होगा, जिसमें अयोध्या की संस्कृति के बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा, जिसका 22 तारीख को आज शुभारंभ हुआ। इस सम्मेलन के आयोजन की तैयारियों को लेकर क्या कुछ बताया गया है, आइए सुन लेते हैं। जय राम, जय किशोरी जी, जय भक्तमाल
स्थल के महंत कौशल किशोर दास जी, अवधेश जी, विद्यापति कहै छथिन जे हम अवध के वास्ते कहि रहल तोहर सरिस तोए एक माधव मन होई अछि अनुमाने सज्जन जन स नेह कठिन दिक कवि विद्यापति भाने माधव कते तोरा करब बड़ाई, माधव कते तोरा करब बड़ाई। 19 वर्ष पहले अटल जी हम लोगों को 8वीं अनुसूची में मैथिली को जोड़े और 25 दिसंबर को उनका जन्म तिथि था। तो उन्होंने उस दिन मुझसे कहा ये भैया अब किसी से वैर नहीं रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी हम वतन हैं हिंदुस्तां हमारा। 24 भाषाएं जो भारत सरकार के संविधानिक भाषा है सभी को माला बनाओ और मैं उसका उद्घाटन करूंगा। तो 22 को मैथिली अधिकार दिवस मिला। मैं मैथिली अधिकार दिवस मनाने के लिए 19वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन अवध में अयोध्या नगरी में राम जन्मभूमि स्थल पर मनाने के लिए सभी उत्तर प्रदेश के जनगण संत महंत हनुमान ये प्रवश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तो मैं जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आज सभी भाषाओं के प्रतिनिधि को बुलाया है जिनको सम्मान करेंगे। यहाँ के जितने संत महंत प्रमुख स्थान के हैं उनको मैंने बुलाया है। मिथिला के पद्धति के जितने महंत मानने वाले हैं उनको मैं सम्मान करूंगा। लोकसभा सदस्य सारे लोगों को मैंने आमंत्रण दिया है। जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, डीएम थे, अनीता यादव जी IAS हैं, ये दरभंगा में हमारे यहाँ मिथिला में रहे। घनश्याम मीना जो बगल में DDC हैं वो दरभंगा में नगर आई। सारे लोग आ रहे हैं। डॉक्टर कोरोना में जितना लोगों ने मुझे सहयोग किया है देश में, प्रदेश में, जिला में, इन सारे लोगों को मिला करके साथ गीतकार को, साहित्यकार को, सारे लोगों को जोड़ करके मैं अटल जी के वाणी के मुताबिक सम्मान करूंगा। और यहाँ 2 दिन विद्यापति संगीत और सभी भाषाओं की संगीत होती रहेगी। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी महासचिव अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन है और श्री विद्यापति समारोह भी साथ में है आयोजन। और यहाँ पर मिथिला संस्कृति अवध संस्कृति का विशाल संगम हो रहा है, क्योंकि मिथिला और अवध की अभिन्नता को पूरी दुनिया जानती है कि मिथिला और अवध की क्या अभिन्नता है। उसी अभिन्नता को यहाँ पर बताया जाएगा और लोगों में एक भाईचारे का संदेश जाएगा, क्योंकि जनकपुर और अवध दोनों एक हैं। जैसे हमारे सीताराम जी को कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। उसी प्रकार की अभिन्नता मिथिला और अवध की है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय मिथिला मैथिल सम्मेलन होने जा रहा है। इसमें बिहार प्रांत के 2-3 वाइस चांसलर आए हैं,
विधायक आए हैं, सांसद आए हैं, वहाँ के शिक्षाविद आए हैं, वहाँ के इतिहासकार आए हैं, वहाँ के संगीतकार आए हैं। उस संस्कृति का यहाँ अनुपम संगम 22 और 23 तारीख को देखने को मिलेगा, जिसका कार्यक्रम का आज शुभारंभ होने जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम है, 22 और 23 तारीख का ये कार्यक्रम है। कौन लोग इसमें सम्मिलित होंगे यहाँ से? अयोध्या के कौन लोग सम्मिलित? अयोध्या के तो प्राय जो भी संत महंत हैं, विशिष्ट जन, वो सभी आमंत्रित हैं। उसे विशेषकर जो मिथिला की उपासना को आत्मसात करते हैं, जो जुगल उपासना को आत्मसात करते हैं, वे सारे संत महात्मा आमंत्रित किए गए हैं। राम की नगरी में गौवंशों का चारा भुगतान करने वाले नगर निगम के ठेकेदार ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। बता दें कि नगर निगम अयोध्या बैसिंग गौशाला में गौ भक्तों के भोजन के लिए चारा, भूसा, चूनी, चोकर की सप्लाई देने के लिए 2019 से 20 और वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में सीएम कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दिया गया था, लेकिन कई महीनों से भुगतान न होने के कारण ठेकेदार ने नगर निगम को चेतावनी दी है। नगर निगम अयोध्या बैसिंग गौशाला के अंतर्गत सीएम कॉन्ट्रैक्टर में प्रोपराइटर चंद्रमोहन के द्वारा लगातार गौवंशों के भोजन के लिए हरा चारा, भूसा, चूनी, चोकर की आपूर्ति की जा रही थी, लेकिन मात्र 6 महीने तक ही उनका भुगतान किया गया। उसके बाद 31 जुलाई 2021 तक का भुगतान नहीं किया गया, जिसका कुल राशि 1,47,41,556 रुपये हो गया है, जिसकी वजह से ठेकेदार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस बीच आश्वस्त भी हो गए हैं, जिससे परेशान होकर अब चंद्रमोहन ने नगर निगम के सामने 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर आत्मदाह करने की धमकी दी है। नगर निगम अयोध्या के ठेकेदार चंद्रमोहन ने कहा, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 और 21 से 22 में बेसिक गौशाले में गौवंशों के भोजन के लिए हरा चारा, चूनी, चोकर और भूसे की आपूर्ति का ठेका मुझे मिला था, जिस पर हमने निर्बाध रूप से आपूर्ति भी की। हमारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए नगर निगम के ऊपर बाकी है। इसके लिए 26 बार लिखित नोटिस नगर निगम को दी जा चुकी है और 7 बार IGRS के तहत सूचना भी मांगी गई है। हमने शिकायती पत्र के द्वारा मुख्यमंत्री व नगर विकास मंत्री सहित सांसद, विधायक, महापौर और नगर आयुक्त को भी सूचित भी किया है और कई बार निवेदन भी किया। हमें हमारा भुगतान कर दीजिए, हमारे ऊपर भारी कर्ज है। हम किसानों के हरा चारा और गन्ने का पैसा बाकी है, व्यवसायियों के चूना चोकर का पैसा बाकी है और भूसे का भी पैसा बाकी है, जिसकी वसूली के लिए लगातार तगादा किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इसलिए अब हमें 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर निगम के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। हम बाजार में भी पैसा उधार करे हुए हैं, इस वजह से हमारा निकलना मुश्किल हो गया है। मामला ये और किसको लेकर आपने अभी जो पत्र उत्तर जारी किया है, क्या है मामला? सर, नगर निगम अयोध्या में बैसिंग गौशाला के बकाया के भुगतान के संबंध में प्रार्थी यह जानना चाहता है कितने दिन के अंदर भुगतान किया जाएगा। हम 2020-21 में गौशाला में चूनी चोकर हरा चारा भूसा सप्लाई किए थे। वहाँ हमारा 1,45,41,536 रुपये बाकी है। मैं नगर निगम को 26 बार लिखित नोटिस, 7 बार GRF के माध्यम से उच्च अधिकारियों को सूचित किया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नगर विकास मंत्री जी, माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय महापौर जी, नगर आयुक्त जी, अपर आयुक्त साहब, सहायक गौशाला प्रभारी, हम सबसे बार बार आग्रह करते रहे, सर हमारा पैसा दे दीजिए, क्योंकि किसानों का पैसा बाकी है, चेरी का पैसा बाकी है, गन्ने का पैसा बाकी है, भूसे का पैसा बाकी है, जिससे किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है। इसलिए हम बहुत परेशान होकर 26/1/2022 को नगर निगम के कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे, क्योंकि सर हम बहुत मजबूर हो गए हैं, हम बहुत परेशान हो गए। किसान हमसे बार बार पैसा मांगता है, हमारा पैसा दे दीजिए। हमको सरकार पैसे नहीं दे रही, हम क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए। हम सबको बार बार नोटिस करते हैं कि सर हमारा पैसा दे दिया जाए, क्योंकि किसान हमको बार बार टार्चर और परेशान करते हैं। मार्केट का भी बड़ा पैसा हम उधार हैं, हम क्या करें, हमारी बहुत मजबूरी है। 26/1/2022 नगर निगम कार्यालय के सामने मैं आत्मदाह कर लूँगा। मेरे सामने आत्मदाह के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा है।
क्या करें सर, हम बहुत मजबूर हैं। पर हमारी पत्नी बीमार है, मैं बीमार हूँ, बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, क्या नाम है आपका? जो हमारा सीएम कॉन्ट्रैक्टर, हमारी फर्म का नाम है सीएम कॉन्ट्रैक्टर। हम प्रोपराइटर हैं चंद्रमोहन श्रीवास्तव। किस चीज़ का पैसा है ये? ये भूसा, चूनी, चोकर, हरा चारा। और कब से बकाया है ये 2020, 21, 22 और 21 जुलाई तक हमने सप्लाई दिया। हमारा पैसा बाकी था 1,47,00,000। मैं इनसे कहा कि सर हमें 50% भुगतान कर दीजिए जिससे सप्लाई जारी रहे। ये हमको सब 50% भुगतान नहीं किए। उसके बाद ये दोबारा टेंडर निकाले, टेंडर हुआ 300 रुपये प्रति कुंटल की दर से निजी ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए दोबारा टेंडर कराया गया। 300 रुपये चूनी में और 300 रुपये चोकर में प्रति कुंटल की दर। राम की नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मार्ग में लगे भारतीय जनता पार्टी के फर्क साफ है। राम जन्मभूमि मार्ग पर बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है जिसमें फर्क साफ है का टाइटल लिखा है और एक तरफ भगवान राम टेंट में है की फोटो उसमें लगाई गई है और दूसरी ओर रामलला का मंदिर बन रहा है की तस्वीर लगाई गई है। तो वही इस पोस्टर पर राम जन्मभूमि मार्ग पर आने जाने वालों की जब निगाह पड़ती है तो उसे लोग देखते ही रहते हैं। इस तस्वीरों में हम आपको साफ साफ दिखा रहे हैं कि लोग कैसे इस पोस्टर को देख रहे हैं। लेकिन अब इस पोस्टर के बाद अयोध्या में लगे पोस्टर पर समाजवादी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। यह सवाल समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री व अयोध्या से विधायक रह चुके तेज नारायण पांडे पवन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वह होल्डिंग्स क्यों नहीं लगा रही है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे, बेरोजगार युवकों को हाथ में कटोरा आ गया, 5 वर्षों में हो परीक्षा के पेपर लीक हुए, सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है कि होल्डिंग क्यों नहीं लगाई जा रही। तेज नारायण पांडे पवन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के चरम पर है। बीजेपी पिछड़ेपन में नंबर 1 पर है और प्रदेश की जनता जानती है कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को डुबो दिया है। समाजवादी सरकार में नौजवान खुश थे। सपा के सवाल खड़े करने पर अयोध्या में बीजेपी के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने पलटवार करते हुए कहा है कि सपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी पार्टी फर्जी सवाल खड़े कर लोगों को भ्रमित करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले रामलला टेंट में थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद राम मंदिर बन रहा है। ऐसे में पोस्टर पर सवाल क्यों है? उनको अपनी सरकार के समय के बारे में सोचना चाहिए। सपा सरकार में माफिया राज था। सपा बसपा सरकार में गुंडा राज था। उस सरकार में जातिवाद भ्रष्टाचार कायम था। विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि 2022 में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी वो होल्डिंग क्यों नहीं लगाती कि ऑक्सीजन के अभाव में कोरोना काल में हजारों लोग मर गए? भारतीय जनता पार्टी वो फर्क क्यों नहीं दिखाती कि नौजवानों के हाथों में कटोरा दे दिया? भारतीय जनता पार्टी वो होल्डिंग क्यों नहीं लगाती कि जिसमें 5 सालों में कोई भी एग्जाम नहीं करा पाए, सारे इनके पर्चे आउट हुए, ये इनकी विफलता रही। ये होल्डिंग भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं लगाती? भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था के नाम पर फेल है, ये फर्क क्यों नहीं बताते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, ये फर्क क्यों नहीं बताते? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हाथरस में इनकी अधिकारियों ने पेट्रोल डालकर बेटी को रात में जलाया, दाह संस्कार किया, ये फर्क क्यों नहीं दिखाती भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। थाने, अस्पताल, तहसील बगैर घूस से कोई काम नहीं होता, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, अराजकता की बाढ़ आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ये बात क्यों नहीं बताती कि फर्क है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई चरम पर है, ये भारतीय जनता पार्टी होल्डिंग क्यों नहीं लगाती? भारतीय जनता पार्टी आज पिछड़ेपन में नंबर 1 पर है, ये फर्क भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती? भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की महान जनता ये जान चुकी है कि उत्तर प्रदेश को महंगाई, अराजकता, जुल्म, अत्याचार की भट्टी में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। किसान बेरोजगार हो गया, किसान के खेत को सांडों बैल चढ़ जा रहे हैं, किसान भुखमरी के कगार पर है, ये फर्क है
भारतीय जनता पार्टी का। ये भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग लगानी चाहिए कि उनकी सरकार में किसान भुखमरी के कगार पर है, किसान आत्महत्या कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग लगानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को होर्डिंग ये लगानी चाहिए कि पेट्रोल और डीजल और गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जनता त्राहिमाम कर रही है। ये होर्डिंग भाजपा को लगानी चाहिए। इसका असर पड़ेगा जनता के ऊपर। मंदिर बन रहा है, इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं। समाजवादी पार्टी ने इस पर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के पास में कुछ है नहीं, वो खाली फर्जी सवाल खड़े करते हैं, लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं। क्या ऐसा नहीं था कि प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में प्रभु श्री राम टाट के अंदर थे और फैसला आने के बाद में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में? क्या ये सत्यता नहीं है? तो यदि ये सत्यता है तो मेरी समझ में नहीं आता इसमें प्रश्न किस बात का है। क्या कैसी है ये इस पर क्यों नहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इनकी सरकारों में क्या व्यवस्था थी, कानून की माफिया राज था, उसको समाप्त करने का काम किया। विकास के काम, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, आयुष्मान योजना, गरीबों के लिए मुफ्त राशन, विभिन्न योजनाओं को सीधे लाभार्थी के खाते में, बीच के दलालों की मुक्ति मिली, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली। इस पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं और इनके पास क्या कोई उत्तर भी नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर जंगल राज था पिछले 20-22 वर्षों में। जो भी सरकारें रही, सपा बसपा की, मिली जुली और सपा की बसपा की, इन लोगों ने विकास का कोई काम नहीं किया। तुष्टीकरण, जातिवादी व्यवस्था, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश के अंदर। इस पर क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि बिजली की व्यवस्था केवल कुछ खास शहरों में बिजली आती थी, 4 या 5 शहरों में, और आज पूरे प्रदेश में 24 घंटे और 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की है कि आने वाले समय में अब पूरे 24 घंटे पूरे प्रदेश को बिजली मिलेगी। तो ये इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं चुनाव के अंदर। निश्चित रूप से 300+ के साथ इस बार पुनः माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी और ये ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप आज अयोध्या के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से मुखातिब होते हुए राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में राम और अल्लाह अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। भगवान अल्लाह मल्लाह, भगवान भोले, बजरंग बली सब चल पड़े हैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है। भाजपा ने सभी को अपमानित करने का काम किया है। भाजपा में सबसे ज्यादा गुंडे हैं। गुंडों की सरकार है भाजपा की सरकार। डकैतों की सरकार है भाजपा की सरकार। घरों में डकैती, चूल्हे में डकैती, घरेलू गैस में डकैती, डीजल पेट्रोल में डकैती, सरसों के तेल में डकैती। महंगाई चरम सीमा पर है। लोगों की जेब पर डकैती डालने का काम कर रही है भाजपा सरकार। प्रदेश की जनता अब भाजपा से ऊब चुकी है। भाजपा सरकार को हटाकर अब जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मेरा कहने का मतलब है भगवान, अल्लाह, राम और नीचे मल्ला। अब मल्ला, अल्लाह, भगवान राम, भगवान भोले, बजरंगबली सब चल पड़े हैं माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम है, त्राहिमाम जिन्होंने सरकार बनाई है सभी को अपमानित करने का काम किया। बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे भरे पड़े हैं, गुंडे। गुंडों की सरकार है, गुंडों की। डकैतों की सरकार है, डकैतों की। दिन दहाड़े डकैती डाल रहे हैं, घरों में डकैती डाल रहे हैं, चूल्हे पे डकैती डाल रहे हैं, गैस सिलेंडर पे डकैती डाल रहे हैं, डीजल पेट्रोल पे डकैती डाल रहे हैं, सरसों के तेल पे डकैती डाल रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पे करके लोगों की जेबों पे डकैती डालने का काम कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।